Hi, so good morning, all of you. I am not muting anyone on this session. We will have an open conversation. Kunal, Yash, Pranav, Venkat, Sandeep Narang, Kriti. I think you all are not muted. Just check it out. Are you able to speak? Yes, sir. Okay, yeah, perfect. Yes. So I am not moderating the session. I am not muting the session. We are all at CFA level 3 because of which we have the professionalism to understand when to speak, what to speak, how to speak. Correct? You all are going to appear for your examination this particular end of this month. So 29th, I think the exam kicks off. कुणाल 29th से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है क्या? यस सर, मेरा 29th को ही है। हमारा 29th को ही है, तो तुम श्री गणेश करने वाले हो। जी। ठीक है, और किसी का 29th को है? यस, रिधि कपूर का 1 फेब को है। बहुत जन का 1 फेब को है। शिविक का 30 जैन को है। ठीक है, तो मैं सीरियसली आपको मन से बता रहा हूँ एक चीज, कि कल मेरा एक इंडक्शन सेशन था विद न्यू ज्वाइनीज ऑफ CFA लेवल 3। किसी के भी अगर साइड में साउंड आ रही है ना, अगर साइड में आवाजें आ रही है तो प्लीज म्यूट रखिएगा, ठीक है ना, सो दैट डिस्टरबेंस नहीं हो। या आई वाज सेइंग दैट कल एक फर्स्ट सेशन था विद CFA लेवल 3 के न्यू ज्वाइनीज, एंड आई थॉट क्या कराऊं क्या नहीं। तो मैंने क्या किया, इस बार का मॉक पेपर खोला जो आप लोग दिए होंगे, CFA इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर, CFA इंस्टीट्यूट का। आई थिंक मॉर्निंग सेशन था, मैंने फर्स्ट सेशन। और उस फर्स्ट सेशन में आई वेंट टू द कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 था, एंड दैट वाज ऑन एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ सम बैंक, DT बैंक। याद है क्या? किसी को याद आ रहा है मॉक पेपर जो फर्स्ट अच्छा। मॉक पेपर है उसमें एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का? Yes, sir. संदीप सेइंग यस, हाँ। रिधि सेइंग यस, यस शिविक सर। यस, सबको याद Yes, आ sir. रहा है, वेरी गुड। तो वी आर इन अ कम्युनिकेशन मोड। एंड हाउ डू आई टेल यू, वो क्वेश्चन में कितना कॉमन सेंसिकल था। उसमें लिखा हुआ है कि जो इक्विटी है बैंक में, दैट इज 12% ऑफ देयर टोटल बैलेंस शीट। ठीक है, तो 88 का लायबिलिटी है। अगर आप इमेजिन करो बैलेंस शीट को, तो 12 का इक्विटी है, 88 का लायबिलिटी हो गया, एसेट साइड है। एसेट का ड्यूरेशन 2 दिया हुआ था, लायबिलिटी का ड्यूरेशन कुछ 1.5 वगैरह दिया हुआ था। और बोला कि फॉर एवरी 100 basis point चेंज इन द यील्ड ऑन एसेट्स, 70 basis point शैल बी द यील्ड चेंज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन लायबिलिटीज। ओके, वो बता दिया। उसके बाद बोला कि इंटरेस्ट रेट 50 basis point बढ़ने वाला है, तो बताइए इक्विटी कितना परसेंटेज गिरेगा। एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, कि अगर 2 इज द ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स, तो इन दैट केस 50 basis point यील्ड बढ़ेगा, तो 0.5 इंटू टू 1% एसेट गिरेगा। तो 1% ऑफ 100, 1 का नुकसान इक्विटी को। उसके अलावा दिया हुआ था कि 100 के लिए 70 का चेंज होता है लायबिलिटी में, तो 0.5 के लिए 0.35 होगा, तो 35 basis point लायबिलिटी का इंटरेस्ट रेट विल चेंज। और उसका भी MD दिया हुआ था, उससे निकाले तो 88 पे लगा दिए, बिकॉज लायबिलिटी 88 है। तो लायबिलिटी कितना डिक्रीज होगा, तो इक्विटी कितना डिक्रीज होगा, डिवाइड बाई 12। सीधा 5% आंसर आ गया, मैंने विदाउट एनी फॉर्मूला। मैंने व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज दैट बाई चांस अपने में से कोई ऐसा है ना who has not been able to study well. I didn't say who has not studied well, but who has not been able to study well for CFA level 3. They feel that नहीं यार, वैसे नहीं कर पाए जैसे L1 किए थे, ओके L2 किए थे, मतलब बहुत पैची प्रेपरेशन हुआ है। This is the level which is possible to be accomplished even with a patchy preparation. I repeat once again. This is the level which can be done even with the patchy preparation, because preparation is your entire built up, your entire personality. Whatever experience you have, whatever you have backgrounds from level 1 and level 2, that is the preparation. Apart from whatever extra exposures you might have had through the classes, through the candidate resources, through the mocks. And I genuinely feel it, I'm telling you. I pick up anything
मैंने अचानक से किसी का डाउट आता है तो अलग बात है, एक पार्ट से आया है। बट अगर लॉजिकली मैं समय लेके किसी क्वेश्चन में घुसता हूँ, आई एम एबल टू सी दैट कितने सारे चीज सपोर्ट के लिए आ जाते हैं, नॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशिंग दैट क्वेश्चन नाइसली। ठीक है। सो आई फील दैट प्लीज आप लोग में से कोई भी ये मत वरिड होइएगा कि मेरा ये बाकी है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरा वो क्लास रह गया। ठीक है। दैट इज नॉट द सिचुएशन। द होल पॉइंट इज दैट इफ यू हैव बीन एक्सपोज टू सर्टन क्वेश्चंस इन द कैंडिडेट रिसोर्सेज, मेरे मॉक्स में या इंस्टीट्यूट के मॉक्स में, उसी को लेके बैठ जाते हैं ना आराम से, मतलब बगल में कॉफी लेके, ठीक है, और आराम से एंजॉय करते हुए, लेट्स एंजॉय द क्वेश्चन, और उस एटीट्यूड से अगर आप बैठते हैं, you will have a much better exposure in these 5 7 days and a feel, and you will step into the exam very lightly। होता है ना, बहुत सामान लेके एग्जाम में नहीं गए हैं, सामान मतलब मेंटल सामान। we have stepped into the exam in a very load free manner कि यार yes, I can attempt it in a logical manner from first principles। And I say this, believe me, not only from my heart, but from my brain when I see the questions which are at level 3। You may feel that sir आपका तो इतना नॉलेज है, आप कनेक्टेड L1 L2 से, इसलिए आपके लिए बोलना कितना आसान है। ऐसा नहीं है। बिलीव मी, आप लोग खुद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से आ रहे हो, आपके फेस से जब दिखता है तो मेरे को समझ में आता है यू आर हैविंग लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, दैट कॉन्फिडेंस फैक्टर एंड द एबिलिटी दैट मैं कोई भी चीज को, बोले आप जब बिजनेस में, आपके occupation में, when you are confronted with a situation, it's not that you remember the curriculum, you try to approach it from common sense। So that is what is required right now, the mentality and the time which is left है 5 7 दिन, that should be exhausted into mocks and mocks का review in a non-stressed environment। स्कोर देख के नहीं, मेरा इतना देर में हुआ, ये हुआ, वो हुआ। नॉन स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में लेट्स एंजॉय द क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहा है। बिकॉज हर एक क्वेश्चन में देर इज अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कमिटी, देर इज अ पर्टिकुलर सिनेरियो जो रियल लाइफ में प्ले हो रहा है। तो मेरे को लगता है लेवल 3, सपोज आज कोई स्टूडेंट है जो L1 L2 एक बार में निकाला था, और वो लेवल 3 जो है ना 4 बार में नहीं निकाल पाया। अब 4 बार हो गए जब वो लेवल 3 नहीं निकाल पाया, ऐसे लोग हैं। तो क्या रीजन है? और वो तो पढ़ रहा है L3 का, हर बार पढ़ाई कर रहा है और नहीं निकाल पाया। व्हाट इज द रीजन? ये तो बोलना डिफिकल्ट होगा कि सर लेवल 3 में बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, L1 L2 में नहीं था, वो पढ़ के पास हो गया होगा। नो, द पॉइंट इज डेट वो अपना कॉमन सेंस का अप्रोच यूज ही नहीं कर रहा है। उसको यही लग रहा है कि वो पढ़ा हुआ चीज को वैसे कर पाएगा। ठीक है। देर आर मेनी नेम्स आई कैन टेक, बट नेम्स लेना उचित नहीं होगा। तो इसका मतलब लेवल 3 में उस तरह से करिकुलम को ध्यान रखना उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है उसको कॉमन सेंसिकली लेना। ये मेरा सेंट्रल मैसेज है जो आज मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा था। जो बाकी L1 L2 का इस तरह का सेशंस होता है, उसमें क्या होता है, पीपल आस्क मी सर मेरा ये हो गया, मेरा ये बाकी है, मेरा ये हो गया, मेरा ये बाकी है। दैट इज नॉट द मेच्योरिटी विथ विच L3 शुड बी अप्रोच्ड। ठीक है, जो नहीं हुआ है कोई बात नहीं, उसको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन से पिकअप कीजिए, अप्रोच इट सीधा। कैंडिडेट रिसोर्स का क्वेश्चंस पिकअप कीजिए, मॉक का क्वेश्चंस कीजिए, मॉक बी जो इंस्टीट्यूट का, उसको बढ़िया सॉल्व कीजिए। आपके सोर्सेज में शायद लास्ट टाइम का ही मॉक्स होगा आपके पास। ठीक है ना, मेरे पास होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करा दूंगा। अगर आपने 2 मॉक्स इस बार का, 2 मॉक्स लास्ट टाइम का इंस्टीट्यूट का दे दे, ठीक है, तो ही कितना एक्सपोजर आ जाए। और उससे कुछ आना है क्या? 100% आना है, कोई डाउट ही नहीं है। इट विल डेफिनेटली कम। तो दैट इज माई इनिशियल सबमिशन। Now I'm open for anybody who would like to share anything. Yes, please. आई थिंक वर्बली शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा, इन केस पॉसिबल है तो। रिटर्न में कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। करण आप बोल रहे हो व्हाट शुड बी डन इन द रिमेनिंग 5 6 डेज, वही मैंने बोला करण। दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली सेड। पिक अप some fresh papers or the papers that you have done, or pick up candidate resources, approach the questions, to experience the question, to enjoy the question without any stress। Okay, that's the way it should be approached। एंड ये मेरा कन्विक्शन बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बाय लुकिंग एट मोर पेपर्स एंड मोर स्टफ। कुणाल सर तुम आई कुछ वांट बोलना चाहोगे? ओके कमल, क्या नाम आपका? एक मिनट, पंकज है क्या? हाँ पंकज सर। हाँ। हाय पंकज, प्लीज हाय हाय सर। बताइए। सर मेरे को दो तीन क्वेरी था रिगार्डिंग मॉक में, तो शुड आई आस्क हियर और समवेयर इन द अदर फोरम मैंने एकेडमिक क्वेरी क्या? रिलेटिंग टू मॉक, बिकॉज दी आपने जो पढ़ाया था या मैंने जो पढ़ा है,
हम्म। उससे थोड़ा डिविएट हो रहा है फ्रॉम द मॉक आंसर्स। ओके, आप बोलिए, कोई बात नहीं, चलिए अपने कॉमन सेंस अभी लगाते हैं। हाँ, लाइक एक एथिक्स में मैंने कल एक मॉक दिया था, तो एथिक्स में एक क्वेश्चन था कि हम्म। वो अपने मेमोरी से कोई रिट्राइव कर रहा है फ्रॉम दी, हम्म। ही लेफ्ट दी एम्प्लॉयर, प्रीवियस हम्म। एम्प्लॉय, हम्म। नया अपना इन्वेस्टमेंट फर्म चालू किया है, और वो हम्म। अपने मेमोरी से रिट्राइव करके एक मॉडल बना रहा है। हम्म। सो फ्रॉम क्रिएटिंग दी मेमोरी, मतलब ये तो अलाउड है ना एज पर दी स्टैंडर्ड्स, हम्म। बट वो हम्म। क्वेश्चन में लिखा होता है कि इट इज नॉट अलाउड, मेमोरी से भी आप नहीं बना सकते हो। नहीं, तो ये हो गया फर्स्ट लेवल का। जो ये चीज है ना कि हम्म। knowledge is something which is definitely carryable and applicable somewhere। मैं जो सीखा हूँ एक जॉब में, मैं दूसरे जॉब में वो अपनी नॉलेज तो यूज करूंगा ही। बट हाँ। एक होता है कि मेमोरी, देखिए नॉलेज का जो लोएस्ट लेवल होता है आपको पता है, दैट इज मेमोरी। ठीक है। हम्म। मेमोरी का मतलब है, आज अपने बोलते हैं कि एक लिस्ट जो है कैरी नहीं करना है कहीं पे, ये तो है ना एथिक्स में। हाँ क्लाइंट का हाँ लिस्ट कैरी नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ तो आप हाँ। समझ लीजिए, क्लाइंट का एक लिस्ट है 10 क्लाइंट्स का, और आप जो है, यू आर अ पर्सन जिसका मेमोरी बहुत शार्प है। आपने 10 क्लाइंट का लिस्ट का जो नंबर है ना, वो मुंह जबानी याद कर लिया, हम्म। और याद करके आप ले गए नए ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद आप सॉलिसिट कर रहे हो। तो इफ यू लुक हम्म। एट द सब्सटेंस, इज इट नॉट सिमिलर टू कैरिंग द लिस्ट इटसेल्फ? दैट इज दैट में सिमिलर। बोलेंगे सर मैं तो, मैंने फॉरवर्ड नहीं किया था, मैंने कॉपी नहीं किया था, वैसे नहीं ले गया था, मैं तो मन से नंबर ले गया था। बट यू हैव टू हाँ। सी द लार्जर, द सेकेंड डिग्री इन्फ्लुएंस। तो मेरे को जो फील हो रही है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट जो आइटम सेट था या जो भी था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मॉडल ले नहीं गया बिकॉज उसको पता है कि मॉडल ले जाना अलाउड नहीं है, पर मॉडल का पूरा मेमोराइज करके वहां जाके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इट्स ऑब्वियसली हम्म। डिफीटिंग द सब्सटेंस। ओके। ठीक है ना। तो ओके। सब्सटेंस लेवल पे सोचना, नॉट जस्ट सुपरफिशियल लेवल पे। ओके सर। एंड हम्म। वन और एक टेलर रूल जो है, टेलर रूल में जो मॉक में मैंने आंसर दिया था, उसमें रियल न्यूट्रल रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन करते हैं, प्लस हाफ इंटू एक्सपेक्टेड माइनस टारगेट प्लस हाफ गैप, इंटू हाँ। एक्सपेक्टेड जीडीपी माइनस जो गैप है। बट हम्म। वो उसमें न्यूट्रल रेट दिया हुआ था, उसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ओके। टेलर रूल में आप बोल रहे हैं कि जो अपने निकालते हैं उसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं था, पर जो मैंने किया तो उसमें इन्फ्लेशन ऐड था। साहब, सिंस ये मेमोरी की बात आ रही है तो मेरे को भी ध्यान नहीं आएगा कि ये था कि नहीं था। किसी को याद आ रहा है क्लियरली तो बताइए। वो रियल रेट वाज आस्क्ड, यस जैन बोल रहा है। बट ये हाँ। हाँ, कुणाल भी बोल रहा है, तो पंकज, उसमें शायद जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें रियल टारगेट रेट पूछा था या रियल रेट पूछा था, सभी जन बोल रहे हैं। पंकज, ओके। एवरीबडी ओके इज सर। सेइंग। ठीक है ना। ओके। आई हम्म। मिस आउट सर, लग रहा है मैंने इसलिए मिस आउट इसलिए कर दिया। इसलिए वंस अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑल्दो बहुत ही वो लगता है ये नाइव बोलना, कि क्वेश्चन को अगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़े ना, बहुत फायदा, उसके कारण पेपर नहीं छूटेगा। जैसे कल का जो मैं बैंक वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस पे क्वेश्चन था कि अगर बैंक लॉन्ग टर्म, सॉरी, सॉवरेन बॉन्ड जो उनके पास है, वो लोग उसको बेच के लॉन्ग टर्म कमर्शियल लेंडिंग फ्लोटिंग रेट पे करते हैं, उनके पास फिक्स्ड रेट लॉन्ग टर्म सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, उसको वो लोग बेच के फ्लोटिंग रेट पे लॉन्ग टर्म कमर्शियल लेंडिंग करते हैं। ठीक है। तो उस केस में व्हाट विल बी द इफेक्ट, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट रिस्क, डिटरमाइन था। ठीक है। और उसके बाद था जस्टिफाई। तो डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट रिस्क, मेरे को लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स वो वाला पार्ट को ठीक से पढ़ेंगे नहीं कि वो क्या पूछ रहा है, और ये बताएंगे ये बैंक के लिए भला है या खराब है, विच इज गुड और बैड फॉर द बैंक, ये नहीं पूछ रहे। वो बोल रहे हैं आपके पास लॉन्ग टर्म सॉवरेन बॉन्ड्स हैं फिक्स्ड रेट, आप उनको बेच के फ्लोटिंग रेट कमर्शियल लेंडिंग करने वाले हो, इससे इंटरेस्ट रेट रिस्क पे क्या इफेक्ट होगा, राइज और फॉल। तो मेरा आंसर है इट विल फॉल। खत्म, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, फॉल। और जस्टिफिकेशन में, बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ फ्लोटिंग रेट लोन इज लेस देन द ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट बॉन्ड, दैट्स द आंसर। तो आंसर है फॉल। और रीजनिंग है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लोटिंग रेट लॉन्ग टर्म loan is less than the duration of fixed rate sovereign bond, because interest rate risk is measured by duration.
यू अंडरस्टैंडिंग? तो आई एम प्रेटी श्योर बहुत सारे लोग वहां पे आंसर जो देंगे ना वो ये कि बैंक ये जो कर रहा है ये अच्छा है या खराब है उसके लिए, वो नहीं पूछा है। वो पूछा है इंटरेस्ट रेट रिस्क पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, तो क्वेश्चन को पंकज डजेंट मैटर, एक बार सोचना याद करने के सब बोले थे, और एक बार रीड कर लेता हूँ क्या पूछा है, सर्कल कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ वहां पे। ये मार्किंग का होता है क्या वहां पे, मार्क करने का वहां? आई डोंट रिमेम्बर। हाँ आई सर, डोंट थिंक। दिए दिए नहीं ट्यूटोरियल में वो तो बताया होता होगा सर। ना वहाँ, हाँ हाँ, येलो हाईलाइट कलर करने से का। मार्क कर हाँ सकते, होता है। येलो कलर से कर सकते हैं। या तो वही बोल रहे हैं वो मार्किंग येलो कलर या जो भी है, रीड करते समय जो फोकस एरियाज है ना उसको डेफिनेटली मार्क करना चाहिए, खासकर वो जो पूछ रहा है व्हाट इज ही आस्किंग, दैट पार्ट। ठीक ओके है। सर। खैर बहुत अच्छा पूछा आपने पंकज, दोनों ही चीज। आपको तो डायरेक्टली फायदा हुआ ही, कोई और भी अगर होगा दे मस्ट ऑल्सो बी बेनिफिटेड। थैंक यू सर। Thank you. Somebody is writing about time management. Now, as I said, I think the success in the exam time of CFA level 3 will depend upon how much time are you writing versus how much time are you thinking. I mean it. To speak in gross terms, अगर 100 मिनट्स अपने बैठे एग्जाम हॉल में, आई थिंक वो 100 मिनट्स में से 20-25 मिनट्स शुड हैपन व्हेन यू आर नॉट राइटिंग। 25% should be your thought process, your reading and thinking. 75% should be your writing. And I think this is not the case because of people who have perhaps highlighted that time management का issue होता है, पहले तो बहुत जोर का होता था मॉर्निंग पेपर में, उस कारण से अ, ऐसा स्ट्रेस आ जाता है, लगता है लिखना स्टार्ट करे। दैट शुडेंट बी द केस। सोच ले आराम से, अगर और 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड रुक के सोचे, बैठाए, अपने थॉट्स को कलेक्ट किया। आई वाज रिसेंटली टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ अ मास कॉम स्टूडेंट जो जेवियर से निकली। आई आस्क्ड हर अ सर्टेन केस सिनेरियो कि इस केस में आप क्या करेंगे। द फर्स्ट थिंग शी रिप्लाइड वाज, सर कैन यू गिव मी 2 मिनट्स टू कलेक्ट माई थॉट्स? वंडरफुल, बिलीव मी। You take 2 minutes to collect your thoughts, then you start writing. It will be a big game changer in terms of how much you write. आप कम लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, आप उसको टीच नहीं करेंगे एग्जामिनर को। यस कुणाल, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर। सर दो तीन चीज़ें हैं। हम्म। जैसे मॉक्स जो दिए ना, अभी मेरे साथ सिचुएशन क्या हो रहा है ना, मेरे को डर बिल्कुल नहीं लग रहा है, नर्वसनेस कुछ भी नहीं है, मेरे को एकदम कैजुअली एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मतलब लग रहा है एग्ज़ाम नहीं है, वो फीलिंग है। आई डोंट नो अच्छा बुरा। हम्म। एग्ज़ाम्स जो दे रहा हूँ वो लगभग मेरा 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में हो जा रहा है। हम्म। और जो अप्रोच मैंने ट्राई किया वो, पहला जब मॉक दिया था तो मैं सीरियली जा रहा था क्योंकि मेरे को ऑर्डर नहीं पता था कैसे आ रहा है, बट फिर देखा कि आई थिंक एक आइटम सेट एक कंस्ट्रक्शन आता है, तो अगले वाले मॉक्स में मैंने सारे आइटम सेट पहले किए फिर कंस्ट्रक्शन बाद में किया, तो वो जल्दी हो गया। मैं भी वही करता। आइटम बट सेट पूरा पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, उससे एक रिदम आएगा। वो जो इनर्शिया होता है ना कि हाँ अब बैट पे चौका लगना चालू हो गया, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स या। हाँ, लेकिन अब हुआ क्या ना सर, वो अभी ना घबराहट हुआ ना नर्वसनेस हुआ, एग्जाम दे क्वेश्चन देते वक्त भी लगा कि सब ठीक किए हैं। एक्यूरेसी लेवल आइटम सेट में काफ़ी रॉन्ग था, स्कोर्स तो अच्छे नहीं आए हैं वैसे हम्म। कंपैरेटिवली। और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में जब गए, तो हम्म। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में अगर सोचना चालू कर दिए किसी क्वेश्चन में, हम्म। या तो वो हो जा रहा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, वरना 15 मिनट में भी नहीं हो रहा। हम्म। स्पेशली कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में अगर कुछ कैलकुलेशन पूछ दे, जैसे आई थिंक कहीं कोई वेरिएंस स्वैप पूछा था, कहीं वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे कुछ पूछा था, वो पूरा टाइम ले लेता, समझ नहीं आता, आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। तो हम्म। वहाँ कहीं ना कहीं अटक जा रहा हूँ हम्म। अभी। जहां पे मल्टीपल चॉइस नहीं है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स है और कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जहां पे मल्टीपल चॉइस नहीं है माने आइटम सेट नहीं है और कैलकुलेशन और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स है, वहां पे थोड़े से पढ़ाई का रोल आ जाता है कि अपने को वो चीज जो स्टफ है ना वो अपने को पता है क्या, वहीं पे पेपर में पढ़ाई का रोल आ जा रहा है। बिकॉज कंस्ट्रक्ट अगर मल्टीपल चॉइस आइटम सेट है वहां पे भी बुद्धि लगा के हो जाएगा, बट यहाँ पे जहाँ रिटन है ना और कैलकुलेशन है, वहां पे थोड़ा सा रोल आ जाता है, वी हैव टू बेट ऑन आवर लक
लक क्या चीज का, माने इन द सेंस दैट जो लक मैं उसका बात कर रहा हूँ, जो बंदा ऑब्वियसली ऑफिस कर रहा है, कुणाल यू आर इन द बैंकिंग सेक्टर, यू आर वर्किंग, तो आपको पता है आप उतना ही टाइम दे पाए हो एज कंपेयर टू से somebody who has been studying as a full time student। तो बिकॉज ऑफ विच टेक्निकल एरियाज में कहीं कहीं आपकी दिक्कत आ सकती है। फिर भी मेरे को लगता है कि अगर आप इन 5-6 दिनों में भी, आपका तो 29 को एग्जाम है, तो 4 दिनों में अगर आप थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस देखते हो, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के खोज खोज के कैलकुलेशंस वाले, तो आपका क्या होगा, 8-10-15 एरियाज कवर हो जाएगा कैलकुलेशन का, से एंडाउमेंट का कैलकुलेशन, से वेरिएंस का आपका कैलकुलेशन। तो 8-10-15 एरिया कवर होने के कारण देर इज अ स्कोप दैट क्या पता उन्हीं एरिया से कोई एक दो क्वेश्चन आ जाए। तो आपको अपना वीकनेस पता चला, तो आप यही करो, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को साइड करो और उनको आराम से एक बार देख लो। तो मेरे को लगता है अलग अलग एरिया करके 10-15 एरिया कवर होगा, और वो कवर एरिया से आने का स्कोप रहेगा। ओके, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। यस प्लीज। कृति। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे एक डाउट था मेरा कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस को लेकर के। हम्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में है कि प्री पेमेंट पेनल्टी है या फिर कॉस्ट, मतलब 9,000 स्टॉक्स का कोई इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है। तो अब मुझे पता है कि प्री पेमेंट पेनल्टी से कोरिलेशन अगर लगेगा तो कोरिलेशन इंक्रीज हो जाएगा, या फिर कॉस्ट ऑफ 9,000 स्टॉक्स के इंडेक्स को रिपीट करेगा तो कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेटिंग हाई होगा। लेकिन मैं बस उतना ही लिख पाती हूँ, उसका एक जो एडिशनल लेयर होता है ना कि मतलब लेवरेज इंक्रीज हो जाएगा, और या मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लगेगा, तो वो वाला पार्ट मैं नहीं लिख पाती। और हर जगह मुझे ये लगता है कि मेरे ना पार्शियल मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में। अगर हम्म। 3 मार्क्स का है तो 2 या 1 ही आ रहा है, और ये हम्म। मतलब मैं उसको फुल मार्क्स में नहीं कन्वर्ट कर पा रही हूँ। तो हम्म। सर अब क्या करूं मैं, मुझे एकदम समझ नहीं आ रहा। इसका तो माने एग्जाम्प्लिफिकेशन का ही बात है, इट इज नॉट एन, माने यहाँ पे कोई उसकी बात नहीं है। माने एग्जाम्प्लीफाई करके ही बोल सकते हैं। जैसे वंस अगेन जो मैं मॉक का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसमें एक क्वेश्चन ये था कि पैरेलल 18 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट रेट 200 बेसिस पॉइंट पैरेलल बढ़ने वाला है, लिखा हुआ था। ठीक है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू कर दे 15 साल के। ओके। एंड उस पैसे को शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर में लगा दे। दैट वाज द क्वेश्चन गिवन, कि since we have a forecast that interest rates are going to rise parallelly upwards by 200 basis point when significant in 18 months, we are thinking about right now issuing long term 15-year bond funding and using it for the purpose of investing in high quality commercial paper। तो क्वेश्चन पूछा था, ऐसा करने से शॉर्ट टर्म में अर्निंग्स गिरेगा क्यों, लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स बढ़ेगा क्यों, ये पूछा था एक्सप्लेन, कि शॉर्ट हाँ टर्म में अर्निंग्स गिरेगा क्यों, लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स बढ़ेगा क्यों। तो आप बताओ, शॉर्ट टर्म में अर्निंग्स गिरेगा क्यों, आप ही बताओ। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिंदी इंग्लिश, जो आपका मन है। सर, जैसे इसमें ये है कि मैंने इंटरेस्ट रेट हाईयर पे इशू किया है, तो जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो नहीं तो नहीं कम नहीं नहीं मिल नहीं 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 नहीं, आपने क्वेश्चन सुना नहीं क्या। अपना रहे फोरकास्ट है कि 18 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, टू हैं। हंड्रेड बेसिस पॉइंट 18 मंथ्स के बाद, ये फोरकास्ट है। ठीक इसलिए है। बैंक आज 15 साल का, और आज इंटर यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है ना। और इंटर और यील्ड कर्व शिफ्ट होने वाला है 200 बेसिस पॉइंट अपवर्ड। तो इसलिए बैंक आज 15 इयर्स का लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट बॉन्ड इशू कर रहा है, और उस पैसे को कमर्शियल पेपर हाई क्वालिटी में लगा रहा है। 1 साल 1.25 साल का कमर्शियल पेपर बाई कर रहा होगा। तो बोला ऐसा करने से बैंक का शॉर्ट टर्म में अर्निंग्स कम हो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों का 2-2 मार्क्स का रीजन देना था, कि शॉर्ट टर्म में अर्निंग्स क्यों गिरेगा, दूसरा लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स क्यों बढ़ेगा। आपका मिस्टेक क्या है कृति, आप 1 सेकेंड 1 मिनट लेके अपने थॉट्स को कलेक्ट नहीं कर रहे हो। यू कैन हम्म। थिंक आराम से। सर एक तो ये होगा कि इनिशियल कौन सा आउटफ्लो, आंसर दे रहे हो, कौन सा आंसर दे रहे हो। सर की शॉर्ट टर्म में डिक्रीज क्यों होगी अर्निंग्स। अर्निंग्स, अर्निंग्स, हाँ बोलिए। हाँ। तो सर एक तो ये होगा कि इनिशियली ग्रेटर आउटफ्लो होगा, क्योंकि मैं ज्यादा यील्ड दे रही हूँगी एज कंपेयर टू जितना मुझे मिलेगा अगर मैंने शॉर्ट टर्म इसमें डाला है तो। हाँ, तो इसमें
आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ज्यादा यील्ड, ज्यादा कॉस्ट लग रहा होगा एज कम्पेयर टू कमर्शियल में डाला है? क्यों यील्ड कम होगा, उसका रीजन? सर क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है ना, और ड्यूरेशन ना लॉन्ग ना टर्म ना, हो। वो बात का बात है, इंक्रीज हो रहा हो तो बात का बात है, स्टे हो गई है। हम्म। शॉर्ट टर्म में आपने बोला माने अर्निंग्स डिक्रीज होगा, उसका रीजन आपने राइट दिया है, क्योंकि मेरा कमर्शियल पेपर से रिटर्न कमती आएगा एज कंपेयर टू मेरा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे जो कॉस्ट जा रहा है। आंसर करेक्ट है, बट क्यों? हम्म। क्यों? सर एक तो वो अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व है। बस हो गया, और बस कुछ नहीं। उतना ही। हो गया, हो अच्छा। गया आंसर। आंसर इज ओवर। अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व है, तो अपने 15 साल पे बोरो कर रहे हैं और अपने शॉर्ट टर्म पे लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो शॉर्ट टर्म का यील्ड है लो है एसेट का हम्म। एज कंपेयर टू, वो आपको फुल मार्क्स मिल गया वहीं पे। ठीक है, यानी आपका आंसर है कि द यील्ड ऑन कमर्शियल पेपर इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ 15 ईयर फंडिंग। व्हाई? बिकॉज यील्ड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। हो गया आंसर, खत्म। चलिए सेकंड पार्ट पे आइए। सर लॉन्ग टर्म में इंक्रीज करेगा क्योंकि जो मेरे को शॉर्ट टर्म कमर्शियल में लगा हुआ पैसा था वो भी ज्यादा मिल रहा है। और क्योंकि यहाँ पर यील्ड इंक्रीज हो गया तो जब मैं रिडीम करने जाऊंगी लंबे तो टाइम वाला, देखो पार्ट 3, ये कम एकदम सबसे पैसा इजी वाला पार्ट है पूरे चैप्टर में, पार्ट 3। तो पार्ट 3, लिक्विडिटी हो गया, एलओएस ई, और टेल रिस्क हो गया, एलओएस एफ। बहुत मजा आ रहा होगा। ABCDEF। ये ओके, मैंने पार्ट 3, क्लास चला रखा है लिक्विडिटी एंड क्या? टेल रिस्क। बीच में उसको बंद किया, थोड़ा सा हेल्प कर दे स्टूडेंट को, वो तो खुशी दे दे। अर्पित, वैसे पार्ट 2 भी बहुत इजी है, पार्ट 1 थोड़ा सा हैवी है। पार्ट 4, क्या कर रहा है ये बंदा? पार्ट 4 इट गोज इनसाइड CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का डिस्कशन पार्ट 4 में, एंड इट कवर्स LOS, एक मिनट, LOSG एंड LOSH। बिकॉज एक LOS में समा नहीं पाया CDS का। हाँ कृति, यू कैन कंटिन्यू। सर सो अगर मैंने शॉर्ट टर्म वाला बाय किया था तो उस पे 2% अब मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो वहां पे मेरे को प्रॉफिट मतलब फायदा मिलेगा। और जो लॉन्ग टर्म वाला है, अब जैसे टाइम पास हुआ तो अभी जब मेरे को रिडीम करना होगा उसको, तो मैं कम दाम पे उसको बाय करके उसको रिडीम कर सकती हूँ। मतलब जैसे मैंने इशू ज्यादा मतलब नहीं नहीं इशू नहीं पे नहीं, किया। आप यहीं पे बहुत टान रहे हैं। सिंपल हम्म। आपका ये है कि सर, जो आपने पहले आंसर दे दिया कि व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स राइज आई विल बी एबल टू डिप्लॉय द कमर्शियल पेपर का प्रोसीड्स एट अ हायर रेट, हम्म। whereas I have locked the cost of long-term funds. हो गया, cost of ठीक। long-term funds has been locked, but the yield on commercial paper will go up as yield rise. That's why earnings will rise. That's it. ठीक है ठीक है, सर। या ठीक से रीजनिंग देखना पड़ेगा कि रीजनिंग क्या देना है, ठीक से सोचना पड़ेगा थॉट को, तब जाके लिखना पड़ेगा। वरना आप बहुत ज्यादा समझा दोगे। हो सकता है, ठीक है, आप मेरे को बोल रहे थे, दैट्स फाइन, बट फिर भी। सर जब मैंने ये एग्जैक्ट मॉक में लिखा था तो जैसे फिर वही जीपीटी में रूब्रिक डाल के बोला कि इसको करो, तो मेरे को 3/4 दिया उन्होंने। मतलब फुल मार्क्स तो वो देते नहीं है। तो हम्म। क्या मैं आपको वो रीड करके बताऊं कि मैंने एग्जैक्टली exactly क्या लिखा था मॉक में? 2 ही मिनट लगेगा, हाँ ज्यादा हाँ, नहीं। प्लीज प्लीज करिए। तो मैंने डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म अर्निंग में लिखा था, व्हेन बॉन्ड इज इशूड द यील्ड इज अपवर्ड स्लोपिंग सो दे विल बी पेइंग अ हायर रेट देन व्हाट दे विल रिसीव इन इन्वेस्टिंग इन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। हम्म। दिस विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ग्रेटर देन इनफ्लो रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म अर्निंग्स। ठीक है। फिर इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म अर्निंग्स का रीजन दिया है, इन द लॉन्ग रन देयर विल बी अ पैरेलल yield curve shift as a result earning on short term instrument will go up by 2%. Also since issue maturity will come closer, yield curve and the instrument's price will rise, therefore earning will also increase in the long term. ये सेकंड पार्ट जो है ना, ये बैठ रहा ही नहीं है जो आप बोल रहे हैं। सिंपल है, यहाँ तो अर्निंग्स का बात है, वैल्यूएशन का बात ही नहीं है। हमने अगर बोरो कर लिया 15 साल पे, तो लोअर रेट लॉक कर लिया, और रेट्स तो हम्म। बढ़ जाएगा हमारा, तो हायर रेट लगेगा नहीं, पर हायर रेट हम लोग एसेट पे कमाते रहेंगे। तो मेरे को आपके सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट जो कि द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, एज वी अप्रोच मेच्योरिटी देयर इज नो नीड ऑफ दैट। ठीक वहां है पे सर। इंस्टेड, वहां के उसके बदले लैंग्वेज होगा कि द शॉर्ट लोअर रेट्स हैव ऑलरेडी बीन लॉक्ड इन द फंडिंग साइड। ओके ओके। या तो इसीलिए इसमें मतलब 3/4 ऐसा आ रहा है, 4/4 नहीं हो पा हम्म रहा कहीं पे भी।
हम्म। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा देयर फॉर हेंस, पता नहीं, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ यूजिंग देयर फॉर हेंस ये सब। ठीक है सर, ठीक है, डैश करके उसके यूज। बदले डॉट 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 बेटर है, नेक्स्ट बुलेट बेटर है, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है या सर, आई एक्टिवली प्रैक्टिस वैसे। या ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। थॉट बढ़िया दीजिए। या ठीक। कैन वी मूव टू प्रणव सिंगला? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, जितने भी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए मॉक में या कोर में, कहीं पे भी एथिक्स का कोई कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन नहीं है। हम्म तो अगर पेपर में बाय चांस अगर आता है एथिक्स पे क्वेश्चन, तो हमें हम्म। क्या स्टैंडर्ड का नाम मेंशन करना जरूरी होगा साथ में? दो पॉइंट, पहला बात तो है प्रणव, ऐसा बोले जाते भी पूरे फाइनेंस में पढ़ते हैं जब मल्टीपल रिग्रेशन लेवल 2 ये सब में था, कि इट इज बेटर दैट अपना आर स्क्वायर 60 70 80% हो। आर स्क्वायर को तुम 100% मत लेना चाहो। यानी कि एथिक्स कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में नहीं आता है। क्या बोल सकते हैं, नहीं आ सकता है, वो रॉन्ग है। आने को आ सकता है बट इट डजेंट कम। दे ऑल्सो नो दैट देर इज नो सेंस इन टेस्टिंग एथिक्स इन दिस थिंग। अब जस्ट बिकॉज तुमने पॉसिबिलिटी का बात किया है, देयरफॉर अगर वो आता है तो आपको स्टैंडर्ड का नाम नहीं देना पड़ेगा, आपका केवल लॉजिक चलेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। या लेट मी मूव टू वत्सल महेश्वरी। हेलो सर। हाय थैंक वत्सल। यू सो मच फॉर दिस सेशन। हम्म, सर, मैं आपके साथ लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के साथ साथ हूँ, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर thank you। सपोर्ट सर। मेरे पास दो क्वेश्चन है। पहला सर, मैं लेवल 1 मैंने किया, मैं सिंगल शॉट में निकाला। लेवल 2 मैंने किया तो भी सिंगल शॉट में निकाला। रादर तब मैं अपने अंडर के फाइनल ईयर्स लिख रहा था, एंड मेरे पे इतना प्रेशर था तो भी निकल गया। अब मैं CFA लेवल 3 कर रहा हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया था। एंड माई स्कोर वॉज 3535 3510, और पासिंग वॉज 3600। नाउ व्हेन आई एम अप्रोचिंग दिस एग्जाम, तो मेरे को पता है कि मेरी गलती कहाँ थी, मेरे गैप्स कहाँ थे। बट व्हेन आई एम स्टिल डूइंग, मेरी आदत है कि माई हैंड स्टार्ट शेकिंग, एंड माई थॉट्स, आई कीप लूजिंग ट्रैक ऑफ थॉट्स। एंड फाइनली एग्जाम में मेरे से थोड़ी सी इस वजह से सिली मिस्टेक ज्यादा हो जाती है, मेरे को लगता है वहां मैं हार जाता हूँ। तो सर, इस चीज के लिए मैं कैसे खुद को प्रिपेयर करके लेके जा सकूं? मैं स्टार्टिंग के जो 5 मिनट्स मेरा सबमिशन था ना, वो बिलीव मी हम्म। इसी के बारे में था। स्टार्टिंग में 5 मिनट्स, अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन किए थे, तो मैं इसी हम्म। के बारे में बोल रहा था। ऑब्वियसली जब अपने कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हैं तो द फियर इज सो हाई। देयर इज अ फीमेल इनफैक्ट जो बोलती है सब मेरे नेचर में है। मेरे क्या होता है कि मैं सोच लेती हूँ आंसर, फिर लेवल 2 की स्टूडेंट है, और उसके बाद जब मैं उसको टिक करने जाती हूँ ना, उसी समय मेरे को लगता है कि रॉन्ग हो गया तो मेरा, तो मैं दूसरा टिक कर देती हूँ। यू अंडरस्टैंडिंग शी इज सेइंग व्हाट इज हैपनिंग विद हर, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ फियर, ओके, ऑफ दिस थिंग। You have done L1, L2 one shot. You have also achieved XYZ in real life. You can compare yourself with your peers आज तक का। कहीं ना कहीं you have to think about yourself कि यार, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, मैं रॉन्ग करता हूँ तब कैसे पास होता। एंड कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स पे तो और बच जाते हैं, बिकॉज कम से कम ABC नहीं है, थोड़ा सा और फैल के सोचने का मौका मिलता है। आपका जो स्कोर भी आया था 3510, दैट वाज नॉट रियली क्वेश्चनेबल। योर लाइफ ट्रेजेक्टरी चेंज्ड, यू वेर अ स्टूडेंट, यू बिकेम अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो ऑब्वियसली it may so happen, plus the maturity which is required at level 3 where common sense comes into play. We collect our thoughts, then we write less, okay, we write thinking about the situation. I think all that happened and somehow it did not happen। मेरे को तो लग रहा नहीं क्यों रीजन नहीं है। आपका 100% हो जाएगा, फ्रॉम द फेस इट सेल्फ आई कैन अंडरस्टैंड। होने वाला है आपका, पास हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सर, सेकंड मेरा क्वेश्चन था, आप अगर अलाउ करें तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ, इट वुड बी वेरी क्विक। श्योर श्योर, प्लीज। परफेक्ट। मैंने खोल के रखा था क्वेश्चन। कैन यू सी माई स्क्रीन सर? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही है। हाँ, अब दिख रही है। ठीक है। तो सर, ये वाला क्वेश्चन था, मैंने हम्म आज ही, मैं तो मेरी हमेशा आदत है, मैं अपने एग्जाम्पल्स और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं अपने पोर्टल के, वो मैं 2 बार ही करके जाता हूँ। हम्म तो मैं अभी रिवाइज करने के लिए सारे क्वेश्चन फिर से कर रहा था। तो हम्म इसमें ये वाला क्वेश्चन था
ये मेरे हम्म। को याद है, मेरा हम्म। पहले भी गलत हुआ था। हम्म। अब इसमें मल्टीपल लाइबिलिटीज में हेज कर रहा हूँ। मेरे को याद है मेरी तीन कंडीशन थी। सबसे हम्म। पहला, आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज ग्रेटर देन लाइबिलिटीज। हम्म। सेकंड, आपका मनी ड्यूरेशन या बेसिस पॉइंट वैल्यू आपकी लाइबिलिटीज से ज्यादा या फिर लाइबिलिटीज जितनी होनी चाहिए एट मिनिमम इक्वल होनी चाहिए। हम्म। एंड कन्वेक्सिटी आपकी हल्की से ज्यादा होनी चाहिए। हम्म। तो उस हिसाब से सर, नंबर वन मेरा कंस्ट्रक्शन में आंसर जो मैंने लिखा है, क्या वो ओके है कंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्स में जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ? और लायबिलिटीज का मार्केट वैल्यू कहाँ पे है? लाइबिलिटीज का मार्केट वैल्यू यहाँ पे है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ तो लाइबिलिटीज। 230372 is the market value of the liabilities with a money duration of 2609700 and a convexity of 135 यस। 142. She यस। considers three possible portfolios to immunize the future payments. ठीक है, तो जो आपने बोला उस हिसाब से तीनों के तीनों जो पोर्टफोलियोज है उनका मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ज्यादा है। अब एक बार मैं कॉमन हाँ। सेंस की बात कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, स्टडीज के ऊपर कॉमन सेंस में जाए। हम्म। मेरे को कोई लायबिलिटी अगर मीट करनी है तो मैं जबरदस्ती चला के ज्यादा पैसे लगाना चाहूंगा उसको मीट करने के लिए, या कमती पैसे? अगर आप मेरे को कोई लाइबिलिटी कॉमन मीट सेंस का करनी बात है। हो रहा है, पढ़ाई का भूल हम्म। जाओ। तुमको लायबिलिटी मीट हम्म। करनी है, उसके लिए तुम आज पैसा लगाने वाले हो, तो यू वुड लाइक टू पुट अ हम्म। हायर मनी और लोअर अमाउंट ऑफ मनी? कॉमन सेंस। सर मैं उसमें हायर मनी लगाऊंगा, ज्यादा नहीं, मनी यहाँ लगाऊंगा यहाँ उसको गड़बड़ हो रहा है मीट तुम्हारा। करने क्यों ज्यादा पैसा लगाना चाहोगे तुम? अगर सेफ्टी मिल रही है तुम क्यों ज्यादा पैसा लगाना चाहोगे? तुम तो उस पॉइंट को पकड़ ली हो कि एसेट शुड बी ग्रेटर देन के। लायबिलिटी। मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई को छोड़ो ना। हम्म। मेरे को ये लायबिलिटी मीट ठीक है। करनी है, तीन तरह से मीट हो सकती है। तो तीनों तरह से हम्म। सबसे कमती पैसे लगा के जो मीट होगी उस पर सबसे ज्यादा यील्ड मिलेगी मेरे को। अरे फायदा भी तो हाँ। देखेंगे हम लोग। हाँ। स्ट्रेस नहीं हो, कमती स्ट्रेस हो। तो ये देखो हम्म। यहाँ पे 245 178 लगा सकते हैं, 248 230 लगा सकते हैं, 251 337। मेरा तो हम्म। एज अ पर्सन सबसे पहले दिखा गया यार, तीनों का तीनों प्रेजेंट वैल्यू लायबिलिटीज ज्यादा है, तीनों अलाउड है। मैं तो हम्म। पोर्टफोलियो वन पे ध्यान दे हम्म। रहा हूँ, मैं क्यों ज्यादा पैसा लगाऊं? हम्म। मेरा पहला मन, मैं अभी देखा ही नहीं हूँ। ठीक है ना? हम्म। ये मेरा पहला थॉट आया, आई डोंट नो, मेरा आंसर रॉन्ग हो सकता है, वैसे डोंट जज मी फॉर दैट। हम्म। उसके बाद इस कारण से आपको दिख रहा भी होगा इसका सबसे हाईएस्ट यील्ड है 2.5 to 1%। बिकॉज कमती हाँ, पैसा लगा के करेक्ट। अगर वही अचीव कर पाए तो यील्ड ज्यादा होगा ना। ज्यादा पैसा लगा के यस। अचीव किए तो यील्ड कम होगा, यील्ड इज फंक्शन ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। हम्म। अब उसके बाद मनी ड्यूरेशन वाइज 2609700, 2609700 लास्ट वाले में तो पूरा सटा हुआ है पोर्टफोलियो थ्री में। टू सिक्स जीरो नाइन यस। सेवन डबल जीरो से काफी दूर है 442, काफी दूर मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अदर फिगर्स। और 2609700 से पोर्टफोलियो वन भी दूर है। ठीक है ना? तो इन दैट केस जो पोर्टफोलियो वन और पोर्टफोलियो टू ड्यूरेशन से दूर है, पोर्टफोलियो थ्री एकदम चिपका हुआ है। ठीक है, आई कीप इट इन माइंड। कन्वेक्सिटी में गए, कन्वेक्सिटी वाले में 135। देखो आप में से किसी को आंसर पता होगा, डोंट जज मी फॉर दैट। मेरे को आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड, मेरे को कोई भी आंसर याद नहीं रखना है, कोई भी चीज़ दुनिया में याद नहीं रखनी है, मैं अपना फ्रेश सोचता हूँ। 135 142, तो 135 142 से हमको जरा सा ज्यादा कन्वेक्सिटी चाहिए, बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं चाहिए, बिकॉज कन्वेक्सिटी का कॉस्ट लगता है। तो जाहिर है पोर्टफोलियो थ्री रूल्ड आउट है। पोर्टफोलियो टू बचा, पोर्टफोलियो वन बचा, पोर्टफोलियो टू का जरा सा ज्यादा है। तो पोर्टफोलियो टू में अगर जाते हैं तो 2609442 था, वहां 700 था। तो जो डिफरेंस था वो 250 का था। और ड्यूरेशन वाइज 700 था, 980 था, 280 का था। पोर्टफोलियो टू जो है, आई थिंक आई गो फॉर पोर्टफोलियो टू। रॉन्ग हो सकता हूँ मैं। यस। यस सर, सर आंसर वही है। मेरे को आंसर तो मेरे को समझ, मतलब आंसर मेरे को समझ में आया, बट वो था मेरे को कि मनी ड्यूरेशन जब कम है आपकी, देन आप ये जो वो तुमने ये कह बीच रहे में हैं कि लैंग्वेज अगर। बोला था ना, तुमने क्या लैंग्वेज यूज किया? थ्री हाँ। कंडीशंस का बता रहा हूँ। तुमने बोला था सब हाँ। पीवी ऑफ पीवी ए शुड बी ग्रेटर देन पीवी एल। ना इसमें मैं तुमको हम्म। दिखाना चाहूंगा, यस पीवी ए शुड बी ग्रेटर देन पीवी एल, बट वी डोंट वांट पीवी ए टू बी टू मच ग्रेटर देन पीवी एल। व्हाई? बिकॉज व्हाई शुड वी इन्वेस्ट सो मच मनी? गॉट इट। यार तब तो तुम्हारे हिसाब से अपने 5 लाख लगा सकते हैं। वी कैन इन्वेस्ट 5 लाख ऑल्सो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। यील्ड होगा 0.2%। नहीं, आई कांट इन्वेस्ट टू मच मनी। ठीक है? पीवी ओके। ए शुड बी ग्रेटर देन पीवी एल, बट वी डोंट वांट इट टू बी टू मच हाई। ठीक है? सिमिलरली कन्वेक्सिटी शुड डेफिनेटली ग्रेटर देन कन्वेक्सिटी लायबिलिटी, बट टू मच ऑफ कन्वेक्सिटी कम्स एट अ कॉस्ट। कन्वेक्सिटी फॉर एग्जांपल ऑप्शन बाई करे कन्वेक्सिटी आती है, उसका प्रीमियम लगता है। तो आई डोंट वांट टू हाई कन्वेक्सिटी, जस्ट हायर। तीसरा जो तुमने बीच में बोला ना, ड्यूरेशन ऑफ द एसेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी, ये मेरे को पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है।
मेरे को याद आ रहा है ड्यूरेशन ऑफ एसेट शुड बी क्लोज टू ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी। वो जो तुमने बायस बोला ना, जरा सा ज्यादा होना चाहिए, आई डिसएग्री विथ इट। मैंने मेरे मेमोरी के अनुसार ज्यादा कहीं नहीं लिखा हुआ है। डीए शुड बी क्लोज टू डीएल। ज्यादा या कमती का बायस नहीं है। somebody may करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अदर स्टूडेंट्स प्लीज, यू मे सर करेक्ट यू आर मी इफ आई एम राइट। रॉन्ग। सर यू आर राइट। Mhm. क्योंकि Yes. वो ड्यूरेशन अगर ज़्यादा होगा तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा आ सकता है, अगर ज्यादा आ सकता इंटरेस्ट है, रेट का इंटरेस्ट रेट इफेक्ट बढ़ेगा तो आएगा जोर तो। से गिरेगा मेरा, तो क्यों क्यों यस। मैं ज्यादा चाहूंगा। Mhm. कन्वेक्सिटी का ओके है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पीवी ऑफ लायबिलिटी जो है गिरेगा, पीवी ऑफ एसेट गिरेगा, पर पीवी ऑफ एसेट कम गिरेगा बिकॉज कन्वेक्सिटी ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो पीवी ऑफ लायबिलिटी बढ़ेगा, पीवी ऑफ एसेट बढ़ेगा, पर पीवी ऑफ एसेट ज्यादा बढ़ेगा। तो आई लाइक हायर कन्वेक्सिटी बट नॉट टू मच हायर बिकॉज इट कम्स एट अ Too कॉस्ट। much. बट व्हाई वुड आई लव हायर ड्यूरेशन। Got it. और मैंने जो पूरा पूरा शेयर किया वो अपना थॉट प्रोसेस जैसे चलता वैसे ही शेयर किया था एज अ स्टूडेंट। एंड बिलीव मी, मैंने, इफ यू हैव अ फेथ इन मी, मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, बिलीव मी। और ये हो सकता था कि मैं डर रहा था कि मेरा रॉन्ग होने वाला है, एंड आई एम ओके Mhm. विद दैट डर। आई एम विलिंग टू लिव विद इट। Got it. Got it. Thank you so much, sir. अब मेरे को समझ में आ रहा है कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन विद ए थॉट प्रोसेस, कि आपने जिस हिसाब से किया, योर, आप, मेरे को जो समझ में आया, आप उस चीज का कॉन्सिक्वेंस सोच रहे हो कि भाई आपने इतना लगाया तो उसका रिजल्टेंट क्या हुआ, मैंने इतना क्यों लगाया, मैं मैं इतना डिसीजन क्यों मेकर लगाऊंगा, वाइज जस्ट सोच रहा आस्किंग द। हूँ, मैं लेवल टू लेवल वन हाँ, वाइज डिसीजन मेकर वाइज सोच रहा हूँ। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है गॉट ना। इट सर, थैंक यू सो मच। मेरे को यही मेरी गलती हो रही है, हर क्वेश्चन में मैं जा रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट द रूल्स ऑफ इट एंड देन हम्म, अप्लाइंग इट। मेरे ख्याल से लेवल 1 2 तक वो बहुत सही चल रहा था, बट हम्म। लेवल 3 में आई शुड बी थिंकिंग लाइक कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, कि या फिर कोई आदमी क्यों उसमें पैसा लगाना थोड़ा सा चाह रहा है। ऊपर से थिंक एज ए, जजमेंट वाइज, हाँ। हम्म, हम्म, थिंक एज ए बिजनेस, थिंक एज ए ओवरव्यू फ्रॉम ए वेरी हाई लेवल परस्पेक्टिव। गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे है, आद्याज आईफोन, नाम नहीं पता है। सर एक सेकंड खाली, हेलो यही सर। क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, कौन है बीच में? कुणाल सर कुणाल। बोल रहा है क्या? सर कुणाल कुछ उसी बोलना क्वेश्चन चाह रहे हैं, हाँ सर कुणाल उसी आराम से बोलो। क्वेश्चन हम्म, सर उसी क्वेश्चन पे जो इम्यूनाइजेशन वाला पॉइंट है, हम्म, वहाँ पे ना एक इम्यूनाइजेशन सिंगल लाइबिलिटी के लिए बताया गया था, मतलब इस क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा हूँ, और एक हम्म, मल्टीपल लाइबिलिटी के लिए हम्म, थे। तो जो क्लासेस देखे ना, उसमें मल्टीपल लायबिलिटी में आपने ये समझाया था कि डीए शुड बी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन लायबिलिटी। तो वो पॉइंट के कारण मेरा भी रॉन्ग हुआ है ये। तो वो कम, क्योंकि अगर कम वाला देखूंगा मैं पहले ही उसको एलिमिनेट कर दूंगा, वो क्वेश्चन अगर वो नॉर्म अगर दिमाग में रहेगा तो। देखो अब मेरे को ये तो अपने क्लास का पूरा याद नहीं है, बट फ्रॉम अ कॉमन सेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं कैसे क्यों बोलूंगा कि डीए शुड बी ग्रेटर देन लायब डीएल। ये मेरे को, बिकॉज ये चीज जो है ना, मैं तो 2001 1999 से जब एमएस फाइनेंस पढ़ा रहा था तब से ये इम्यूनाइजेशन पढ़ा रहा हूँ। डीए शुड बी ग्रेटर देन डीएल या जस्ट ग्रेटर देन डीएल कभी नहीं, मतलब इट इज नॉट कमिंग नेचुरली इन माई बॉडी लैंग्वेज। आई थिंक वो फिर मेरे ख्याल से कन्वेक्सिटी होगा सर, मे हाँ बी एक कन्वेक्सिटी बार का तो एक श्योर बार है, मैं तो बोल रहा हूँ तो सीए रीचेक शुड। कर लें। ठीक है सर, ठीक है, अंडरस्टूड, आई करण थिंक चावला वो। इज सेइंग डीए ग्रेटर देन डीएल होने से स्ट्रक्चरल रिस्क विल बी देयर, दैट्स ओके करण, वो तो अलग बात है, कॉमन सेंस की बात हो रही थी, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, वी वर गोइंग टू आद्याज आईफोन। हेलो सर, हाय। हाय, तो लेट अस सी योर आईफोन। सॉरी, बोलो। सर, आई हैड अ क्वेश्चन कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज से रिलेटेड। हम्म, सो जो मॉक्स वगैरह आपने ग्रेड करे हैं, हम्म, उस सब में ना, जहाँ पे भी इट्स मेंशन कि यू जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स, जैसे 3 ऑप्शंस दे दिए, स्ट्रैटेजी हम्म, 1 2 3, हम्म, एंड इट सेज कि यू जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। हम्म। वो क्वेश्चंस में हम स्पेसिफिकली डू वी आल्सो गिव अ रीजनिंग फॉर व्हाट इज नॉट करेक्ट? यस यस क्योंकि यस यस, 100% यस, जस्टिफाई। अगर तीन ऑल्टरनेटिव में से एक ऑल्टरनेटिव को आपको जस्टिफाई करना है, आपको दोनों ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं है वो जस्टिफाई करना पड़ेगा एकदम। okay, because so a friend of mine also sent an email to the institute, और उन्होंने ये निकाला भी है गाइडलाइन में that you only have to write कि वो जो सही है वो क्यों सही है। अब अगर So इंस्टीट्यूट ने बोल दिया और मेल है तो भाई, देन वी आर नोवेयर इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। बट अदरवाइज द जस्टिफिकेशन का लैंग्वेज विच आई हैव स्टडीड in हम्म interpretations, I have seen that justification always means while choosing that why this is correct and why the other two are not. This is माने clearly माने researched by me. But if they get back to it, माने आपके पास श्योर वो है मेल,
because so many हाँ people सर, are दैट्स listening to you नो right नो, now. दैट्स देयर दैट्स द थिंग, क्योंकि मैं हमेशा जस्टिफाई करती हूँ, बट द थिंग इज दैट डज कंस्ट्रेन टाइम आल्सो, बिकॉज अगर आप हर ऑप्शन को जस्टिफाई करोगे तो ऑब्वियसली टेक्स अ व्हाइल टू राइट दैट आल्सो। So दूसरा Adya, ये रिस्क Adya, है कि once again, I'm asking you, seriously, you have that mail in front of you? यस यस सर, Please आई show डोंट the हैव इट इन same. फ्रंट ऑफ मी बट आई हैव इट, आई कैन फॉरवर्ड इट टू यू। Yeah, so do forward it to me. I will जो ओके। भी पार्टिसिपेंट्स है उनको मैं कंफर्मिटी से बोल दूंगा, ठीक है ना, कि ऐसा है, ठीक है। बट अदरवाइज मेरा पूरा रिसर्च करके देखा हुआ था, आई स्टडीड ईच एंड एवरी कमांड वर्ड, ओके, फ्रॉम दैट आई केम टू द कंक्लूजन। बट ठीक है, इफ दे आर सेइंग देन इट्स ओके। सो बट अकॉर्डिंग टू यू, जस्ट टू बी ऑन अ नहीं, सेफर अकॉर्डिंग टू साइड। यू का बात ही नहीं है फिर तो। इफ दे हैव मेल्ड एंड दे हैव रिटन द हम्म। रिस्पॉन्स, यू डोंट हैव they've टू देन। mailed, it's in the guideline also. या सो मेरे से फिर मिस्टेक होगा तो जस्टिफाई मतलब ठीक है भाई, सबको बेनिफिट हुआ है यहाँ पे। इफ देर आर थ्री एसेट एलोकेशन ए बी सी एंड यू चूज ए, यू हैव टू जस्टिफाई ओनली ए, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट बी और सी। इफ somebody wants to speak out right away, please do speak. In case somebody's read Yeah, something if else, somebody then wants to speak about right away, please do speak, not for the purpose of speaking but for the purpose of adding value. Anyone please? पूनम पानी। No, nobody has anything to say. Adya, so I'll be waiting for you to share with me. Okay. Your name is yes sir, Adya. Your name is Adya, no? yes sir, yes. Okay, so I'll check in the Telegram by your name. Okay, do forward the Okay, mail to me or the snapshot. Okay. yes sir, I'll do that. एक मिनट मेघा कुछ बोली है। दे से क्वेश्चन आस्क्स मेंशन व्हाई नॉट अदर टू, ओनली देन इट इज नीडेड। तब तो ठीक ही है Yes. मेघा, अगर ऐसे Hmm. लिखा रहेगा ना कि व्हाई वुड यू चूज वन ऑप्शन एंड व्हाई नॉट द अदर टू, तब तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सप्लेन करेगा ही, ठीक है ना। अदरवाइज अगर जस्टिफाई करना है तो केवल वही जस्टिफाई करना है जो आपने चुने। Okay. थैंक्स ऑन ठीक बिहाफ है ऑफ सर, ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक ठीक यू। है ना। दिस सिंगल पॉइंट कैन हेल्प स्टूडेंट सेव अराउंड 2-3 minutes इन द एग्जाम। थैंक यू। थैंक यू सर। श्योर। ऑल द बेस्ट। यस, सो वी मूव टू निकिता। Oh, hi, sir. हाय निकिता। First of all, definitely the same question I had as Adya. So when she confirms, then it will actually be very helpful because I also got marks deducted because of that in the constructive questions. ओके। Second question, I'd also put it in on the box. That is that how now, since I have 5 days left for my paper, for example, how should I approach ethics? Because I have appeared for this paper previously and I did not score well in ethics. Uh, and I was not expecting that it will Let me be let me just so. say that recently when the results have come out for level 1, level 2, so I was having a session with level 2 students who could not clear. And these students, all of them, have got ethics में 50 या 50 से नीचे या 50 से जरा सा ऊपर। ये लेवल 2 का स्टेटस है। One of the students who is pretty senior, is close to me. I asked him कि यार ऐसा क्या हो गया था एथिक्स में, एंड ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वुड नॉट मेक एनी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। उसने बोला कि सर कैंडिडेट रिसोर्स में जो भी एथिक्स दिया हुआ है आइटम सेट, वो सारा हम लोग करके गए थे, पर जो आया था एग्जाम में एथिक्स का आइटम सेट वो कुछ और ही था। माने दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, ही माइट बी सेइंग इट बिकॉज पोस्ट फैक्टो सिंस उसका हो नहीं पाया। बट मैंने, आई डोंट नो, मैंने आई टॉट एथिक्स अभी लास्ट जून से मैंने पढ़ाया था, जून जुलाई से। एंड मेरे को तो बहुत जोर से मजा आया, मतलब द वे इन विच वी रियली डेप्थ वेंट डीप इनसाइड इट। बट अभी तो ये सब चीजों का बात है नहीं। सो हाउ डिड यू फेयर इन द कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स मैंने मॉक्स डिजाइन्ड बाय अस इन एथिक्स? In the first, I scored almost full, but in the second, I scored very badly. But my question comes from I had actually given L3 before, and there I did not do well with ethics at all. So that's why I'm having that bias in my head if that is how it turns up this time. फर्स्ट Yeah. थिंग जो मेरे को फर्स्ट थिंग जो मेरे को थॉट आता है वो तो ये कि इवन जो सीएफए इंस्टीट्यूट के जो सैम्पल पेपर्स हैं, ठीक है, अपने इकट्ठा कर लेते हैं 3-4 टर्म्स का सपोज, जो मॉक पेपर्स होते हैं, वो जो मॉक पेपर्स होते हैं उनका जो एथिक्स है उनको तो कम से कम कर ही लेना चाहिए।
CFA लेवल 3 का, सो दैट मैंने उनके बारे में अपने को प्रिपेयर्ड रहे कि भाई दिस इज द लेवल दैट दे आर टेस्टिंग, तो दैट कुड बी एरिया नंबर 1। इस बार का मॉक पेपर्स, प्रीवियस का मॉक पेपर, उसके प्रीवियस का आई थिंक 3-4 टर्म्स का अपने इकट्ठा करेंगे। किसी के पास भी हो तो प्लीज एक बार टेलीग्राम पे शेयर कर देना, तो आई जस्ट कंपाइल दैट एंड शेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स। सो आई थिंक डूइंग एथिक्स फॉर 15-20 मिनट्स इज अ इजी टास्क, मतलब निकल जाता है। 15-20 मिनट अभी किए, 15-20 मिनट शाम को कर लिए, रात को कर लिए, वापस से कल कर लिए। तो इन दैट केस, गिवन दिस रिस्क इन्वॉल्व, अपने एथिक्स के कारण क्यों फेल होना चाहेंगे? तो लेट्स devote time to solve around 50 odd item sets in ethics, okay, which are high quality item sets coming from the CFA Institute stable. Okay, that would be good. But इसके लिए मेरे को सपोर्ट चाहिए आप लोग का। आप लोग को टेलीग्राम करना पड़ेगा अगर आपके पास अलग अलग मॉक्स है तो CFA इंस्टीट्यूट का। मैं भी स्टाफ को पूछूंगा अभी कि वो स्टोर रखा है क्या, ठीक है, एंड आई विल कंपाइल एंड शेयर द सेम। तो मैं उस पर एथिक्स का निकाल लूंगा और एथिक्स का एक PDF बना के शेयर कर दूंगा। Sure, sir. One more question I had, that is regarding equity. So, हम्म। there was a topic-specific paper that you had prepared, like topic-wise. There was one for equity also. हम्म। So, in that, you had also given us a voice note wherein nobody actually scored that well ओके। with equity. You ओ would या, actually हाँ हाँ, याद आया mention, बहुत ही। व्हेन द फर्स्ट वाज रिलीज देन देयर वाज अ, मैंने इतना ज्यादा डीमोरलाइजिंग हो गया था, तो आई थॉट आई शुड रियली curtail डाउन, ओके, द अग्रेसिवनेस विद व्हिच आई एम सेटिंग द पेपर्स, आई रिमेंबर, या। yes. So, sir, in that, I am not able to understand that how one should go about with equity because most of it is theory. हम्म। Like for fixed income, at least there is certain हम्म। calculations and all that are involved. So for हम्म। equity, how does one approach? Because when I'm doing the curriculum, I'm able to understand okay, there is a difference between bottom up, top down, discretionary, Yeah, etc., that is the etc. issue. That is the issue. You study the equity का stuff 10 times from the book and you cannot be confident or sure that आपका एग्जाम में राइट हो जाएगा, बिकॉज वहां पे तो केवल रूल्स बता रहा है, बॉटम अप ऐसे ऐसे होता है, टॉप डाउन ऐसे ऐसे होता है, और एग्जाम में जो आ रहा है वो एप्लीकेशंस आ रहे हैं। तो आई थिंक एक तो हो गया, इक्विटी का जो भी क्वेश्चंस है लिमिटेड अपने पास, उनको ठीक से देखना कहाँ पे क्या है। दूसरा बात है, अगर लगता है कि ज़्यादा रिस्क है तो इक्विटी का पोर्शन को डालना क्लॉड में या GPT में, उसको बोलना कि इससे एप्लीकेटिव क्वेश्चन CFA लेवल 3 स्टैंडर्ड्स का डिजाइन करके दो मेरे प्रैक्टिस के लिए, सो दैट मेरे को इसको नहीं पढ़ना पड़े। इट डज इट इन 2 minutes। Sure, sir. ठीक है, Thank मतलब you. यू, इट इज नॉट अ डायलॉग, यू कैन जस्ट ट्राई इट राइट नाउ। यू विल पुट अ पोर्शन एंड से दैट CFA लेवल 3 का स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन जो है डिजाइन करके दो, जिससे ये अप्लाई हो सके जो कॉन्सेप्ट है। Sure, sir. Sure. And so, sorry, with one last question, that is the case study chapters that are there in the book, like there are two chapters. Hmm. So, any guidance on that, as Remembrance in, of them will not help at all. Whatever happened in that case study, that is just an experience that they are sharing. So, just an awareness of the basic principles that they were trying to communicate in the case studies. That's what is required. Remembering those case studies, no help. oh, sir, thank you so much. Sure. All the best. हो जाएगा. ठीक है, don't worry. Thank you. Yeah. Thank you. Hmm. I'll go to Jasmine. Yeah, hi sir. Hi, Jasmine. Yeah, I appeared for it in the like last August attempt, and my score was very near. Like I scored 3560. Hmm. So due to that, I planned on appearing in February, but I started working also alongside. Hmm. So I could not give in the like the that much amount of effort that was required from my end. I was doing it, but still I think that like I'm feeling very less confident right now, and I just got leaves for like these 3-4 days only. So I was like planning to do the mocks and all. Like I have appeared for the SSCI mocks which were given by you, but still, sir, I'm feeling very underconfident. Like I feel that a more effort was required from my end, and so yeah, sir, what should I like Do do not, for like? ये जो feeling है ना, that will really crush you. We know Mhm. what type of office pressures are there. We are totally aware of the same. They just don't leave an inch in our body, time wise and this wise. So trying to when I look at yourself that way doesn't help anyway. Because I think passing towards the end for a 1560 person is totally and totally a function of your mindset and confidence and happiness with which you are approaching the exam. Believe me, and I mean it.
अगर आप अच्छे मूड में ये 3-4 दिन रहते हैं और हल्के से जाते हैं, इंजॉय करके जाते हैं, आपका हो जाएगा। आप बहुत स्ट्रेस्ड जाते हैं तो उस केस में दिक्कत होगी। तो आपको Yes, सोचना sir. पड़ेगा कि मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना है, हो जाएगा, मैं जॉब कर रही हूँ और मैं क्या कर सकती थी। और इन 3-4 दिनों में आपको केवल एक्सपोजर लेना है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का। आपने जब 1560 लाया था, आप उस समय अपना प्रेपरेशन याद कीजिए। आपने कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सबसे बेस्ट लगे थे, आपको समझ में आए थे। जो आपको सबसे बेस्ट लगे थे, समझ में आए थे, वो तो आपका एसेट है। यू नेवर नो, उसी से एग्जाम में आ जाएगा कुछ ना कुछ, और उसी के कारण आपका 3600 क्रॉस हो जाएगा। तो डू नॉट लीव योर एसेट्स बिहाइंड। वॉट एवर यू हैव डन नाइसली, कोई क्वेश्चन, कोई मॉक, कोई ये, कोई वो, कोई कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, उसको कोई हालत में मत छोड़िएगा इस चक्कर में कि मैं नया 10 चीज और कर लूं। यस सर, वही मतलब मैंने क्वेश्चंस लाइक मेरे प्रैक्टिस आई वाज डूइंग इट ऑल अलोंग, एंड मेरे मॉक भी मैंने सब अच्छे से आपके रिव्यू वगैरह किए थे लास्ट टाइम आई आल्सो डिड। सो मतलब इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक स्टडी मटेरियल वाइज अगर मैं बोलूँ तो मैंने क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं, बट उतना मैंने कंटेंट लाइक नहीं पढ़ा नहीं है, एंड मेरे को रिक्वायर्ड है, नहीं इसीलिए थोड़ा रिक्वायर्ड है, सा वो कंटेंट लग रहा है। कंटेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। कंटेंट का रिक्वायरमेंट नहीं, आपने और अच्छा किया इस बार। पर केवल जो आपका आवाज से जो डर लग रहा है ना, जैसे कंपेयर नहीं करते हैं, बट एक एक जन का जो ऑडियो वॉइस है ना, उससे एक पता चलता है चीज, ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ। तो आपके हम्म। वॉइस से जो वो कंसर्न और चिंता और अचानक से एक पैनिक का टाइप का लग रहा है ना, वो चीज आपके परफॉर्मेंस के लिए सही नहीं है। उसको आपको यस सर। मैनेज करना पड़ेगा आपको। मतलब होता है ना, फेस धो के आराम से चल, कोई क्वेश्चन को ट्राई करते, एक्सपीरियंस करती हो, एंजॉय करती हो उस क्वेश्चन में क्या है, एंजॉय द क्वेश्चन। नोबडी विल से दिस लैंग्वेज बट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज आई एंजॉयड इट यस्टरडे। वो क्वेश्चन अचानक से मेरे पास आया एंड मेरे को तो मजा आ गया। इट मेड माई यस सर। एंटायर डे। तो एंजॉय द क्वेश्चन एंड यू विल फाइंड एक अलग ही चीज खुलेगी। या सर, वही मैं अभी वही फोकस कर रही थी कि मैं मॉक्स को ही अच्छे से रिव्यू करूं, एंड हम्म। लाइक वो बर्डन ऑफ लाइक रिवाइजिंग एवरीथिंग नहीं रखूं, बिकॉज हम्म। आई थिंक कि आंसर्स में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन इज गिवन जहाँ से कि पिकअप हो सकता है जो जो हम्म। भी हम्म। फिलिंग गैप्स लग रहा है। नहीं, सो आप वो वही तो आई वाज कीजिएगा ही लाइक। मत। चलो चालू करती हूँ, इसमें क्या था क्या था। पूरा मन एकदम ओवरलोड हो जाएगा। मैंने आदमी को याद भी नहीं आ पा रहा, ओवरलोड हो गया तो जो आदमी को जो आता है वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। डोंट डू दैट। हम्म। ओके सर, देन लाइक अभी जस्ट मॉक पे फोकस करना, लाइक वो प्रैक्टिस करना इज ओनली लाइक द लाइक गुड गुड या इनफ या फॉर दैट। या एंड जैसा मैंने बोला, आपसे लास्ट टाइम दिए थे, आपके पास लास्ट टाइम का मॉक अगर है जैस्मिन, तो प्लीज शेयर यस। कर दीजिए टेलीग्राम पे मेरे साथ। कोई और भी उसके पहले दिया हुआ है, बाई चांस कोई ड्रॉप लेते एक बार उसके बाद दे रहे हैं, तो मॉक शेयर कीजिए जिससे हम लोग अच्छे अच्छे कुछ निकाल के देते हैं। होता है ना, पुश चाहिए होता है। जैसे संजय सर ने ये 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने दिए हैं, तो क्या होता है, वो पुश मिल जाता है, चलो ये 6 देख लेती हूँ। ठीक है, तो ओके। होंगे तो 60 क्वेश्चन और जगह पे। तो मैं वो पुश देना चाह रहा हूँ बाय वे ऑफ चूजिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग इट टू यू सो दैट इट बिकम्स दिस थिंग। ओके सर, आई गेस मेरे पास है 23 24 के भी अवेलेबल हैं, तो सो प्लीज जो भी प्लीज मेरे प्लीज पास होंगे जैस्मिन मैं आपको शेयर शेयर कर कीजिएगा। मैं दूंगी। आपका नाम कई बार टेलीग्राम पे देखता हूँ, आई आई नो, बिकॉज क्या करेंगे आप, जॉब कर रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं टाइम, तो आप घबरा के टेलीग्राम पे मैसेज करते रहते हैं। आई अंडरस्टैंड वेरी मच। या सर। या ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। या। नाउ गाइज, मेरा क्या बोलते हैं, 12 o'clock से देर इज अ क्लास विच आई हैव टू टेक। ठीक है, अगर क्लास नहीं होता आई वुड हैव शिफ्टेड समथिंग एल्स, बट आई थिंक इट हैज बीन अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। अगर कल या परसों रात को, आई थिंक कल तो नहीं, परसों रात को अगर फिर से समय मिलता है तो एक बार फिर से मिल लेते हैं। ठीक है, टू जस्ट शेयर आउट सर्टन थिंग्स, खासकर वो जो वत्सल महेश्वरी बीच में वो क्वेश्चन पूछा था ना, एमबीए, वो जो पोर्टफोलियो वाला, उसमें तो मजा ही आ गया। मेरे को कॉन्फिडेंस और दे दिया कि आई वॉज अ लिटिल बिट ब्लॉक्ड में गलती बोल दिया तो यू विल फील दैट वे, बट आई मीन इट, बिकॉज मेरे से भी अचानक से गलती हो सकती है एंड आई एम नॉट इन कनेक्ट विद द टॉपिक, बट गुड। सो लेट्स मीट ऑन ट्यूसडे अगेन एंड ये तो दिख रही है कि ये लोग कुछ शेयर कर रहे हैं, वत्सल भी बोल रहे हैं, मैं और भी शेयर कर रहा हूँ, तो मैं शेयर करके कुछ क्यूरेट करके आपके लिए देता हूँ, आप लोग फिर उसको और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जस्ट गिव अ पुश टू यू। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग। ठीक है, एंड बी हैप्पी, हैप्पीनेस इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ योर सक्सेस इन द एग्जाम राइट नाउ। ये जो 5 डेज बाकी है। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू।